हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। फीटस क्या होता है, उसका सर्कुलेशन क्या होता है, उसके बारे में डील करने जा रहे हैं। तो फीटस होता है वो 8 वीक से लेकर के जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता है, फीटस डिलीवर नहीं होता है, तब तक का जो समय होता है उसे फीटल के एज के नाम से जाना जाता है। यानी 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के फीटस जब तक जन्म लेता है उसे फीटस कहा जाता है। और एक से लेकर के यानी जन्म लेने के बाद से 1 साल तक का बच्चा होता है इन्फेंट कहलाता है। तो फीटल के सर्कुलेशन के बारे में डील कर लेते हैं। फीटल का जो सर्कुलेशन होता है वो मेनली जो अडल्ट सर्कुलेशन होता है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि फीटस में क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है और लंग्स होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं, कोलैप्स होते हैं या फिर क्लोज होते हैं या इमेच्योर होते हैं। उसकी वजह से जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो अडल्ट सर्कुलेशन से टोटली डिफरेंट होता है। तो जो उसका फीटल सर्कुलेशन में जो टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट होता है वो प्लेसेंटा होता है। यानी कि प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है और वापस से प्लेसेंटा में आ जाता है। यानी कि जैसे फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर प्लेसेंटा पाया जाएगा। ये देखिए भाभी जी का प्लेसेंटा है, यहाँ पर भाभी जी प्रेग्नेंट है और भाभी जी प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर एक प्लेसेंटा आपको देखने को मिल रहा है जो कि किससे अटैच रहता है, ये एंडोमेट्रियम से अटैच रहता है। प्लेसेंटा अब यूट्रस होगा, यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा अटैच रहता है और प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है, अम्लाइकल कोड। ये प्लेसेंटा से यहाँ पर अम्लाइकल कोड होगा और अम्लाइकल कोड से बच्चा होता है या फीटस होता है वो उसके थ्रू जुड़ा रहता है और वहां से मदर से ब्लड एंड न्यूट्रिशन का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता रहता है। तो उसके लिए प्लेसेंटा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस के लिए। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से यहाँ पर निकलेगी प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से निकलती है एम्लाइकल वेन निकलती है। अब दो बॉडी में दो दो जगह ऐसी होती है जहां पर वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो पहला होता है अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन में प्योरली यानी कि इसमें जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्लो करता है और इसकी डायरेक्शन होती है अम्लाइकल वेन की। अम्लाइकल वेन की डायरेक्शन होगी प्लेसेंटा से फीटस की तरफ होती है। जबकि दूसरा होता है अम्लाइकल आर्टरी। तो अम्लाइकल आर्टरी की डायरेक्शन होगी, ये अम्लाइकल वेन है। इसके बाद में बात करें तो ये अम्लाइकल आर्टरी होगी और अम्लाइकल आर्टरी की जो डायरेक्शन होती है वो फीटस से प्लेसेंटा के थ्रू होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बात कर लेती है अम्लाइकल वेन में। तो अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। जबकि अम्लाइकल आर्टरी की बात करें तो अम्लाइकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है और उसमें केवल 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। तो यहाँ पर और दूसरा होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा जबकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। यह आपको हार्ट से देखने को मिलेगी, वहां पर लंग से निकलती है और जाकर के हार्ट में डालती है। पल्मोनरी वेन होती है, लंग से निकलेगी और आपके जाकर के लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जबकि पल्मोनरी आर्टरी होती है और राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ले जाकर के ब्लड को उसमें लंग्स में जाकर के ड्रेन करती है। तो यहाँ पर देखिए अम्लाइकल वेन 80% सैचुरेशन है, अम्लाइकल आर्टरी दोनों जगह वेन लिख दिया आपके चक्कर में। देखिए यहाँ पर अम्लाइकल वेन होगा और अम्लाइकल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड सैचुरेशन होगा 60% होता है। जबकि वेन की बात करें तो उसमें 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने को मिलेगा। अम्लाइकल वेन है और ये है आपकी अम्लाइकल आर्टरी। तो मेनली वो 5 स्ट्रक्चर पाई जाती है फीटल सर्कुलेशन में। मेनली जो सर्कुलेशन होता है 5 स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। फर्स्ट वन हो गया एम्ब्लाइकल वेन हो गई, 5th नंबर पे आती है आपकी अम्लाइकल आर्टरी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका आईवीसी होता है, आईवीसी, ये आईवीसी देखने को मिलेगा और आईवीसी से यहाँ पर ये लीवर में जाकर के ये बाइफरकेट हो जाती है। ये लीवर में जाकर यहाँ पर अम्लाइकल वेन से लीवर में जाएगी, लीवर में जाकर के बाइफरकेट होती है और जहां पर एसवीसी और यहाँ पर आईवीसी और अम्लाइकल वेन के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होता है अम्लाइकल वेन और
यहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप होगा और इस कनेक्शन को नाम दिया जाता है, यहाँ पर ओपनिंग पाई जाती है, इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है अम्लाइकल वेन, और अम्लाइकल वेन के बीच में और आईवीसी के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्शन होता है बिटवीन द आईवीसी एंड आईवीसी के बीच का, और अम्लाइकल वेन और आईवीसी के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे, ये लीवर है, लीवर में जाकर के अम्लाइकल वेन बाइफरकेट होती है, बाइफरकेट होने के बाद में पोर्टल वेन और इसमें बाइफरकेट हो गई, इसके बाद में अम्लाइकल वेन और कनेक्शन होगा अम्लाइकल वेन और आईवीसी के बीच का, उसे डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाएगा, यानी कि ये सेकंड नंबर पे होता है डक्टस विनोसस। इससे आगे चलते हैं, एसवीसी और आईवीसी के थ्रू ब्लड होगा, एसवीसी और आईवीसी के थ्रू ब्लड जाकर के किसमें ड्रेन किया जाता है, तो एसवीसी और आईवीसी से ब्लड ड्रेन किया जाता है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में ये यहाँ पर चैम्बर बना देते हैं, ये आपको हार्ट देखने को मिलेगा और हार्ट में इसके 4 चैम्बर बना दिए। फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर एक फोरामेन ओवल नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे मैक्सिमम ब्लड होता है, उसका मैक्सिमम ब्लड का यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से ब्लड कहाँ पर आना चाहिए, मेनली जो नॉर्मल फ्लो में राइट एट्रियम से ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने की वजह से, और पल्मोनरी रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि लंग्स है, यहाँ पर लंग्स है वो कोलैप्स है, ये लंग्स है वो कोलैप्स है या क्लोज है, लंग्स कोलैप्स है, लंग्स कोलैप्स है, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, पल्मोनरी रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी राइट से लेफ्ट साइड में संटिंग होने लग जाएगी, और राइट से लेफ्ट साइड में संटिंग होती है तो फोरामेन ऑफ ओवल के माध्यम से होगी, फोरामेन ऑफ ओवल, फोरामेन ऑफ ओवल के माध्यम से यहाँ पर राइट से लेफ्ट साइड में संटिंग होने लग जाती है, यानी राइट से लेफ्ट साइड में संटिंग होगी, मैक्सिमम 75% ब्लड होगा वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की साइड चला जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, और पल्मोनरी रेजिस्टेंस है तो राइट साइड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है लेफ्ट साइड की तुलना में, तो उसकी वजह से ब्लड होगा वो संटिंग होकर के फोरामेन ऑफ ओवल के थ्रू मैक्सिमम 75% होगा ब्लड, वो किधर चला जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम 75% की शिफ्टिंग हो जाती है, और वो ब्लड होता है वो राइट से लेफ्ट साइड में इसका फ्लो हो जाता है, तो यहाँ पर और लेफ्ट साइड और लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से इधर में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑर्टा तक जाता है, ये ब्लड होगा वो ऑर्टा, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा, और ओर्टा के बीच में, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है, इस कनेक्शन को नाम दिया जाता है डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस यानी पल्मोनरी आर्टरी, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और ये है आपका ओर्टा, ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन पाया जाता है जिसे डक्टस, इस कनेक्शन को नाम दिया जाता है डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस के नाम से इस कनेक्शन को नाम दिया जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग ओर्टा के बीच में पाया जाता है उस कनेक्शन को नाम दिया जाता है डक्टस आर्टीरियोसस के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद में जो ब्लड होगा वो बॉडी में ओर्टा के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बॉडी से वापस ये जाकर के बॉडी से वापस से ये करके अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू वापस से यहाँ पर प्लेसेंटा में ला करके डाल दिया जाएगा, जो ब्लड होगा वो वापस से प्लेसेंटा में लाकर डाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है कि जो इनिशियल पोर्शन था प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है, अम्लाइकल वेन लेकर जाएगी जिसमें कि मैक्सिमम 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, अम्लाइकल वेन जाकर के कहां पर देती है फीटस को, इसकी डायरेक्शन होगी प्लस अम्लाइकल वेन की प्लेसेंटा से फीटस की साइड होती है, यानी प्लेसेंटा से लेकर के आपको फीटस में ले जाकर के ये ब्लड डाल देती है। उसके बाद में देखने को मिलेगा
कि यहाँ पर अम्लाइकल वेन होगी, अम्लाइकल वेन जाकर के आईवीसी से कनेक्टेड होती है, लीवर पे जाकर लीवर के लेवल पे बाइफरकेट होती है, तो वहां पर एक कनेक्शन डेवलप होता है और उस कनेक्शन को डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाता है, जो 2 नंबर पे है। बिटवीन द आईवीसी एंड अम्लाइकल वेन के बीच में कनेक्शन पाया जाएगा, डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में आईवीसी और एसवीसी के थ्रू ब्लड जाकर के राइट एट्रियम में लाकर ड्रेन किया जाता है, तो राइट एट्रियम से मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है, राइट साइड का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, क्योंकि वहां पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, लंग्स है वो इमेच्योर है, कोलैप्स है या क्लोज या फिर क्लोज है, उसकी वजह से पल्मोनरी रेजिस्टेंस डेवलप होगा, राइट साइड का प्रेशर होगा ज्यादा होगा लेफ्ट की तुलना में, तो राइट से लेफ्ट साइड में संटिंग हो जाती है। तो राइट से लेफ्ट साइड में जब संटिंग होती है तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो 75% ब्लड फ्लो होगा वो राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से होते हुए आपके बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है, क्योंकि राइट साइड का प्रेशर ज्यादा था और लेफ्ट साइड का प्रेशर कम था, इसलिए यहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप हो गया, तो राइट से लेफ्ट में प्रेशर जाने लग गया है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है, इसे डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जाना जाएगा। अब डक्टस आर्टेरियोसस होगा, बॉडी में ब्लड ओर्टा के थ्रू ट्रांसफर होगा, उसके बाद में ब्लड होगा वो जाकर के अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू वापस से प्लेसेंटा में पहुंचा दिया जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म आपको देखने को मिलती है। अब फीटल सर्कुलेशन वो डिफरेंट था आपका अडल्ट सर्कुलेशन के से बजाय, क्योंकि इसमें 2 तरीके की चीजें अलग होती है, एक तो प्लेसेंटा होता है और लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, कोलैप्स होते हैं या फिर काम के नहीं होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा था, ये फीटल सर्कुलेशन अलग से देखने को मिल रहा था, अडल्ट सर्कुलेशन की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट होता है या पूरी तरीके से सही तरीके से अडल्ट से तुलना में अलग पाया जाता है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कहां पर इसमें पांचों आपने स्ट्रक्चर देख ली है कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है अडल्ट सर्कुलेशन से, क्योंकि प्लेसेंटा पाया जाता है, फीटल लंग्स होता है वो कोलैप्स होते हैं, तो उसकी वजह से अब इसमें जो फीटल का ब्लड एक्सचेंज होता है यानी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरे सर्कुलेशन में 3 जगह पर इसका कनेक्शन मिलता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है 3 जगह होती है। पहली तो होगी लीवर में, सेकंड आईवीसी एंड एसवीसी यानी कि जो मिक्सिंग होती है 3 जगह पे होती है। फर्स्ट वन इज लीवर, सेकंड वन पे आईवीसी एंड थर्ड पे एसवीसी में जाकर इसकी मिक्सिंग हो जाती है। तो 3 जगह इसकी मिक्सिंग देखने को मिलेगी। मैक्सिमम ब्लड होता है वो डाइवर्टेड होता है राइट से लेफ्ट साइड में, तो राइट से लेफ्ट साइड में ब्लड ट्रांसफर होगा किसके थ्रू होगा, फोरामेन ऑफ ओवल के थ्रू होता है। मैक्सिमम 75% ब्लड होगा राइट से लेफ्ट साइड में चला जाएगा फोरामेन ऑफ ओवल के थ्रू, राइट एट्रियम से राइट लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो कनेक्शन होता है फोरामेन ऑफ ओवल के नाम से जाना जाएगा। तो उसमें इस तरीके से अब इसका बात कर लेते हैं कि अगर फीटल का कार्डियक आउटपुट होता है वो मेनली कितना देखने को मिलता है। फीटल कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो जो फीटल कार्डियक आउटपुट होता है वो मेनली आपको देखने को मिलेगा कि फीटल कार्डियक आउटपुट और फीटल कार्डियक आउटपुट होता है नॉर्मली कितना होता है 255 यानी 255 ml पर केजी पर मिनट, यानी कि जो बच्चे का कार्डियक आउटपुट होता है मेनली होता है 255 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर 1 किलो का बच्चा है या 1 किलो का फीटस है तो उसमें जो कार्डियक आउटपुट होता है 255 ml पर केजी के हिसाब से होगा, यानी 255 ml होगा पर मिनट। अगर मान लीजिए बच्चा 3 किलो का है तो उसमें फिर 765 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने किलो का फीटस है उसका जितना वेट होगा उसके हिसाब से कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है। तो मेनली जो कार्डियक आउटपुट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फीटल कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कितना होता है, तो यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि फीटल कार्डियक आउटपुट 255 ml पर केजी पर मिनट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपन ने एक फीटल का सर्कुलेशन देखा था उसको एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा कि
यहाँ पर फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में मेनली आपको देखने को मिलता है कि यहां से प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से यहाँ पर अम्बिलिकल वेन निकली, अम्बिलिकल वेन जाकर के क्या हुई, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से निकलती है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन जाकर के बाइफरकेट होती है, बाइफरकेट होगी, और बाइफरकेट होती है लीवर में जाकर के, ये बाइफरकेट होगी लीवर में जाकर के, ये क्या हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। और बाइफरकेट का मतलब होता है कि दो में डिवाइडेड हो जाएगी, और दो में डिवाइडेड होती है तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि एक तो होगा पोर्टल, एक डिवाइडेड होती है पोर्टल वेन में, और दूसरी बन जाती है एक पोर्टल वेन होगी, एक होती है आईवीसी में डिवाइडेड होती है, आईवीसी। और आईवीसी से देखने को मिलेगा ये आईवीसी जाकर के राइट एट्रियम में, एंड राइट एट्रियम से क्या होगा, आईवीसी, आईवीसी से राइट एट्रियम, आरए का मतलब है कि राइट एट्रियम, इधर से राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम से डायरेक्ट दो ब्लड फ्लो जाएंगे राइट एट्रियम से, एक तो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, कि राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा, एक तो डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है वो लंग्स में चला जाता है। ये आपका नॉर्मल फ्लो देखने को मिलेगा, लेकिन फोरामेन ऑफ ओवल की वजह से, यानी मैक्सिमम जो प्रेशर होता है राइट साइड में होता है, इसलिए ब्लड की शंटिंग हो जाती है। फोरामेन ऑफ ओवल के थ्रू मैक्सिमम ब्लड होगा 75%, वो राइट साइड से निकल करके लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, तो राइट एट्रियम से ब्लड होगा वो चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, सीधी सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ओर्टा में, और ओर्टा से ब्लड जाने के बाद में यहां पर चला जाता है बॉडी, ओर्टा, और ओर्टा होगा वो ब्लड किसको ट्रांसफर कर देता है, बिल्कुल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। जब बॉडी के पास में ब्लड जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन होकर के ब्लड होगा वो बॉडी से इलियक आर्टरी, और इलियक आर्टरी जाकर के किसको ब्लड दे देगी, अम्बिलिकल आर्टरी को, और अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो वापस से ले जाकर के ब्लड को किसमें डाल देती है, प्लेसेंटा में। तो जहां से सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था वहीं आकर के सर्कुलेशन का एंड हो जाता है, यानी कि मेनली जो प्लेसेंटा से निकला था, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन निकली, अम्बिलिकल वेन की डायरेक्शन प्लेसेंटा से फीटस की थ्रू होती है, जबकि और अम्बिलिकल वेन में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, ये जाकर के लीवर के लेवल पे बाइफरकेट हो जाती है, वहां से पोर्टल वेन और आईवीसी निकलती है। आईवीसी में क्या होगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से मेनली जो ब्लड नॉर्मल फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड चला जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो प्रेशर राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड में उसकी शंटिंग हो जाएगी, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा फोरामेन ओवल के थ्रू, फोरामेन ऑफ ओवल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है ओर्टा में जाएगा, और ओर्टा में जाने के बाद बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, वहां से इलियक आर्टरी को, और इलियक आर्टरी जाकर के अम्बिलिकल आर्टरी को ड्रेन कर देती है, और अम्बिलिकल आर्टरी वापस से ला करके ब्लड को प्लेसेंटा में डाल देती है। तो ये फीटल का सर्कुलेशन है वो इस तरीके से चलता रहता है यहां तक जाता है, बार बार में इस तरीके से आता रहेगा। तो अम्बिलिकल आर्टरी का सैचुरेशन होता है वो ओनली 60% सैचुरेशन होता है। दो ऐसी जगह होती है जहां पर अम्बिलिकल आर्टरी और आपकी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बाकी अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन में दो ऐसी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो ये अब चेंजेस देख लेते हैं कि आफ्टर चेंज क्यों होता है, यानी कि ब्लड की जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो बर्थ के बाद में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो चेंजेस होगा वो इन्वॉल्व होता है क्लोजर ऑफ द टू स्ट्रक्चर। एक तो होगा कि आपकी प्लेसेंटा होगी वो गायब हो जाएगी, प्लेसेंटा होगी वो डिस्कार्ड हो जाती है, यानी कि फिर प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा पे जो लंग्स थे आपके पहले जो इमेच्योर लंग्स थे वो मेच्योर हो चुके हैं, जो कोलैप्स थे वो अब ओपन हो जाएंगे। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा उसके बाद में ट्राई करेगा, तो जैसे बच्चा फर्स्ट ट्राई करता है उसके साथ ही उसका लंग्स होता है
वो ओपन हो जाते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये अब चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो फीटल सर्कुलेशन था वो अब अडल्ट सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो टू तरीके से, दो पैटर्न से ये चेंजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट वन होता है फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड वन होता है एनाटॉमिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल होते हैं वो डिले चेंजेस होते हैं, उसको चेंजेस होने में यानी स्ट्रक्चर को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल होता है, जो फिजियोलॉजिकल होगा और वो जल्दी तुरंत हो जाते हैं, तो ये एक डिले होता है एनाटॉमिकल। जबकि फिजियोलॉजिकल होता है इमीडिएट चेंजेस देखने को मिलेगा। तो टू टाइप का पैटर्न फॉलो होगा इसमें, एक एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, दूसरे में फिजियोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो जल्दी देखने को मिलते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो इमीडिएट होता है, बर्थ के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं, विद इन वीक्स में देखने को मिलेगा, या विद इन वीक्स में आपको देखने को मिल जाता है। और नेचर में क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, यानी बाद में चेंज हो सकता है। लेकिन एनाटॉमिकल होता है वो क्या होता है, तुरंत देखने को नहीं मिलता है, डिले प्रोसीजर है, ये इमीडिएट था। जबकि एनाटॉमिकल डिले होता है, नेचर में ये परमानेंट होते हैं, एक बार हो जाते हैं तो परमानेंटली स्ट्रक्चर होती है वो परमानेंट देखने को मिलेगी। जबकि ये विद इन वीक्स में हो जाता है, ये विद इन वीक में होता है, लेकिन इसको हील होने में 1 से 3 मंथ का टाइम लगता है। लेकिन इसमें से एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोरामेन ऑफ ओवल होता है उसकी जो रिक्वायर होती है उसको क्लोज होने में, तो उसको कितना टाइम लगता है फोरामेन ऑफ ओवल को क्लोज होने में, तो रिक्वायर 1 ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ फोरामेन ऑफ ओवल। फोरामेन ऑफ ओवल के क्लोजर के लिए 1 साल की इसमें आवश्यकता होती है, यानी कि फोरामेन ऑफ ओवल का अगर क्लोजर होगा तो 1 ईयर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। फोरामेन ऑफ ओवल को क्लोज होने में 1 साल का समय लगता है। बाकी सभी स्ट्रक्चर होती है वो 1 से 3 मंथ में कवर हो जाती है, यानी रिकवर हो जाती है। उसकी जो रिक्वायर होती है उसको डिफेक्ट को ठीक होने में वो 1 से 3 मंथ में हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोरामेन ऑफ ओवल को क्लोज होने में कितना टाइम लगता है, तो 1 साल का इसमें समय लगता है। अब देखिए जो फोरामेन ऑफ ओवल को क्लोज होने में 1 साल का टाइम लगा, इधर में फिजियोलॉजिकल देख लिया। फिजियोलॉजिकल होता है इमीडिएट होते हैं, विद इन वीक में हो जाते हैं, लेकिन टेम्पोररी होते हैं नेचर में। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि क्या होगा। अब ये जो कनेक्शन था वो डेवलप क्यों हुआ था, यानी कि जो कनेक्शन था इनके बीच में वो डेवलप क्यों हो रहा था, तो प्रेशर मैकेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि इसमें राइट साइड का प्रेशर होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर होगा वो ज्यादा होता है लेफ्ट साइड की तुलना में, क्योंकि पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है। और पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है तो राइट साइड का प्रेशर का, राइट साइड का जो हार्ट होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। उसकी वजह से जो डक्टस आर्टेरियोसिस बनता है, तो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो कनेक्शन बनता है पल्मोनरी आर्टरी के बीच और डक्टस, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग ओटा के बीच के कनेक्शन को डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होती है इसका डेवलप होने की वो प्रेशर मैकेनिज्म होती है। और इसके लिए जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मेनली जो जिम्मेदार होता है डक्टस आर्टेरियोसिस को पेटेंट करने के लिए वो PGE2, यानी PGE2 का मतलब हो गया PGE2। PGE2 का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, जाकर के आपके जो डक्टस आर्टेरियोसिस बनता है यानी पल्मोनरी आर्टरी और उसके बीच का डिसेंडिंग ओटा के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको पेटेंट रखती है या ओपन रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि मदर को क्या नहीं देना चाहिए, NSAID नहीं देते हैं, या फिर आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग होती है उसको अवॉइडेड किया जाता है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि वो जाकर के क्या करेगी, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देते हैं, NSAID देते हैं, वो जाकर NSAID क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जाकर के क्या करेगी, ये जाकर के उसका जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसको इनहिबिट कर देती है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो कनेक्शन था वो क्लोज होने लग जाता है, यानी कि जो डक्टस आर्टेरियोसिस था वो अब पैटेंट नहीं रह करके उसकी ओपनिंग थी वो क्लोज होने लग जाती है जब अपन NSAID देते हैं। तो इसी वजह से NSAID को
अवॉइडेड किया जाता है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, इसके लिए प्रेशर मैकेनिज्म जिम्मेदार थी। अब जब भी बॉडी में अब ये प्रेशर मैकेनिज्म थी या प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन क्यों हो रहा था, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि लो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन था, और जब भी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है तो बॉडी की मसल्स में क्या होता है, डैमेज होने लगता है। जब बॉडी की मसल्स में डैमेज होता है तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो वो जा करके क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब बर्थ होता है तो दोनों साइड में प्रेशर होगा वो समान हो जाता है, और जब दोनों साइड का, अब इसमें बात कर लेते हैं कि आफ्टर बिफोर बर्थ की बात करूं मैं। बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले क्या देखने को मिलता है, ये आपका लंग्स है, यानी फीटस का लंग्स है। आपका लंग्स तो बहुत अच्छा है। ये फीटल का आपका हार्ट देखने को मिला, और फीटल के हार्ट में ये आपके चेंबर थे, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिला। इसके बीच में क्या था कि इसमें पहले राइट साइड का यहाँ पर जो कनेक्शन था या पल्मोनरी रेजिस्टेंस था, और पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से क्या था, लंग्स में पल्मोनरी रेजिस्टेंस था, यानी कि राइट साइड का प्रेशर था वो ज्यादा था लेफ्ट साइड के प्रेशर की तुलना में। राइट साइड का प्रेशर था वो ज्यादा था, तो उसकी वजह से संटिंग हो रही थी, राइट से लेफ्ट साइड में ब्लड था वो आ रहा था। लेकिन आफ्टर बर्थ की बात करते हैं तो आफ्टर बर्थ में जैसे ही लंग्स का एक्टिवेशन हुआ तो दोनों साइड का प्रेशर था वो सेम होने लग गया। तो जैसे ही दोनों साइड का प्रेशर सेम होने लगेगा तो उसमें जो संटिंग हो रही थी वो अब नहीं होगी, और जब संटिंग नहीं होती है तो संटिंग नहीं होगी, तो इधर में पल्मोनरी रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा था। लेकिन अब आपका लंग्स ओपन हो गया है, तो लंग्स है ये, यहाँ पर आप ओपन लिख सकते हैं कि लंग्स ओपन है, तो इसकी वजह से प्रेशर होगा वो दोनों में सेम देखने को मिलेगा। और जब दोनों में प्रेशर सेम देखने को मिलता है तो उसकी वजह से अब इन दोनों में प्रेशर है वो बराबर है, इक्वल है, तो उसमें किसी तरीके की कोई शंटिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ब्लड था वो राइट एट्रियम में या राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड का प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि वहां पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से यहाँ पर शंटिंग हो रही थी। लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद जैसे ही आपका क्लोज होगा ये यहाँ पर इसकी जो शंटिंग थी वो भी बंद हो जाएगी। ये यहाँ पर आपका क्या देखने को मिल रहा था, डक्टस आर्टीरियोसिस था। लेकिन जैसे ही ब्लड होता है उसके बाद में बर्थ के बाद में इसका क्या हो जाता है, लंग्स ओपन हो गए, तो यहाँ पर जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस था वो अब नहीं है, और पल्मोनरी रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों साइड का प्रेशर था राइट एंड लेफ्ट हार्ट का वो बराबर हो चुका है। तो इसमें जो संटिंग थी वो भी अब नहीं रहेगी, ब्लड फ्लो होगा वो इजी वे में आसानी से इधर में होता रहता है। लेकिन इधर में क्या होता है कि इस साइड जो ब्लड फ्लो का ज्यादा होता है तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। अब आफ्टर चेंजेस की बात करें कि कौन कौन से चेंजेस आपको बर्थ के बाद में देखने को मिलते हैं, तो बर्थ के बाद में बहुत से चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। तो जो स्ट्रक्चर होती है उनका नाम चेंज करके दूसरा नाम रख दिया जाता है जैसे ही बर्थ होता है। बर्थ के बाद में आफ्टर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर बर्थ, हेडिंग लिखिए आप, स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगा, तो बर्थ के बाद में फर्स्ट में जो आपका जो सभी जो लिगामेंट होते हैं यानी जो वीनोसिस होते हैं वो सभी आपके क्या में डेवलप हो जाते हैं, लिगामेंट डेवलप कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपकी अम्बिलिकल वेन की बात करें, अम्बिलिकल वेन के बाद में आता है डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसिस हुआ, डक्टस विनोसिस फोरामेन ऑफ ओवल, फोरामेन ओवल हुआ, डक्टस आर्टीरियोसस, और फिफ्थ नंबर पे यहां पर आता है कि अम्बिलिकल आर्टरी। ये सभी जो चेंजेस होकर के अपना स्ट्रक्चर चेंजेस होकर के इसका नबी का नाम चेंजेस हो जाता है। तो अम्बिलिकल वेन होगी वो लिगामेंटम टेरस के नाम से अम्बिलिकल वेन होती है, वो चेंज होकर के लिगामेंट बना लेती है और उसे लिगामेंटम
टेरस के नाम से जाना जाता है, लिगामेंटम टेरस के नाम से जाना जाएगा। डक्टस विनोसिस होता है, और डक्टस विनोसिस क्या करेगा, डक्टस विनोसिस चेंज होकर के लिगामेंटम विनोसम, ये सभी चेंज होकर के लिगामेंट बना लेते हैं। तो लिगामेंटम विनोसस, डक्टस विनोसस को लिगामेंटम विनोसस के नाम से जाना जाता है। फोरामेन ऑफ ओवल का नाम एग्जाम में लेकिन बार बार में पूछा जाता है कि फोरामेन ऑफ ओवल आफ्टर बर्थ के बाद में इसको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फोरामेन ऑफ ओवल का नाम चेंज करके यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और इसको नाम दिया जाता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाएगा फोरामेन ऑफ ओवल को। डक्टस आर्टेरियोसस बन जाता है लिगामेंटम। ये सभी स्ट्रक्चर होती है लिगामेंट डेवलप कर लेती है, तो इसे लिगामेंटम आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस के नाम से जाना जाएगा। जबकि अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो लिगामेंटम आर्टरी के नाम से जानी जाएगी, यानी अम्बिलिकल आर्टरी इज नोन एज लिगामेंटम आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी को यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद में क्या क्या स्ट्रक्चर फीटल सर्कुलेशन चेंज होकर के लिगामेंट डेवलप कर लेता है, तो क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगी। अम्बिलिकल वेन होगी वो लिगामेंटम टेरस के नाम से जानी जाती है। डक्टस विनोसिस होगा वो लिगामेंटम विनोसस कहलाएगा। फोरामेन ऑफ ओवल होता है फोसा ओवलिस के नाम से जाना जाएगा। डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंटम आर्टेरियोसस, एंड अम्बिलिकल आर्टरी होती है लिगामेंटम आर्टरी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से जो सभी चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कि जहां तेरी याद ना है वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। कि कांच के टुकड़ों को आसमान जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। क्योंकि हर वक्त को या हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। इसलिए आप अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने कदमों की, जो आप लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पा ही लेते हैं। तो अपने आप पर विश्वास करिए, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि आप हमेशा विजेता थे, विजेता है और आने वाले समय में आप विजेता रहेंगे। या आपके मन में आत्मविश्वास से झलकना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। जब भी कोई नेगेटिविटी की बातें करता है तो उस दोस्त से थोड़ी सी दूरियां बना ले और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव को दिमाग से निकाल दे। और इसी के साथ आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे, लगातार सतत कंटिन्यूशन में स्टडी करते रहे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और उस दिन के लिए आपको बहुत दिन तक उसका अपने आप में बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में और पूरी लगन के साथ में उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जी जान लगा करके मेहनत करना है। और जो मेहनत करता है वो एक दिन सफलता जरूर हासिल कर लेता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।